नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, विज्ञान की प्रकृति से संबंधित कुछ अत्यंत पारंगत प्रकथन आज तक के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रदान किए गए हैं। आपके विचार से आइंस्टाइन को उस समय क्या तात्पर्य था जब उन्होंने कहा था संसार के बारे में सबसे अधिक अबोधगम्य विषय यह है कि यह बोधगम्य है। उत्तर, हमारे चारों ओर उपस्थित ब्रह्मांड अत्यंत जटिल है तथा इसमें होने वाली परिघटनाएं भी अत्यंत जटिल है, परंतु विज्ञान के अनेक नियम ऐसे हैं जो इस सभी परिघटनाओं की व्याख्या करने में पूर्णतः समर्थ हैं। अतः जब कोई घटना हम पहली बार देखते या सुनते हैं वह अबोधगम्य होती है, परंतु जब हम उस घटना से संबंधित सिद्धांत, नियम, तथ्य आदि का गहन विश्लेषण करते हैं तो वह घटना हमारे लिए बोधगम्य हो जाती है। अतः भौतिक जगत से संबंध प्रत्येक तथ्य की सुस्पष्ट व्याख्या विज्ञान विषय में उपलब्ध है। जब हमारी जिज्ञासु प्रवृत्ति किसी तथ्य से संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानना चाहती है तो हम उसे जान लेते हैं, जिससे जटिल से जटिल परिघटना भी हमारे लिए आश्चर्य का कारण नहीं बनती। अतः आइंस्टाइन का यह कथन तर्कसंगत है। प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक महान भौतिक सिद्धांत अपसिद्धांत से आरंभ होकर धर्म सिद्धांत के रूप में समाप्त होता है। इस तीक्ष्ण टिप्पणी की वैधता के लिए विज्ञान के इतिहास से कुछ उदाहरण लिखिए। उत्तर, पारंपरिक रूढ़िवादी विचारधारा के विरोध में प्रकट किया गया मत मात्र किंवदंती माना जाता है और सर्वमान्य निर्विरोध माना जाने वाला तथ्य नियम होता है। कोपरनी इसके का जियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रारंभ में एक किंवदंती के रूप में चर्चा का विषय बना, किंतु टाइकोवाह तथा जॉन्स कैपिटल द्वारा प्रतिपादित और समर्पित पाए जाने के उपरांत उनको सर्वमान्य रूप से मान लिया गया, अतः यह नियम बन गया। प्रश्न नंबर 3, संभव की कला की राजनीति है, इसी प्रकार समाधान की कला ही विज्ञान है। विज्ञान की प्रकृति तथा व्यवहार पर इस सुंदर सूक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर, राजनीति में सब कुछ संभव होता है। राजनीतिक अवसरवादी होते हैं, उनकी न कोई आचार संहिता होती है, न कोई नियम और न कोई उसूल। उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता में बना रहना होता है, साधन चाहे उचित हो अथवा अनुचित। किंतु वैज्ञानिक घटनाओं का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है, समंक व काल्पनिक करता है तथा उनका विश्लेषण करता है और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार यह प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करता है। उसका एकमात्र ध्येय नियमों का पालन तथा प्रतिपादन करना होता है। प्रश्न नंबर 4, यद्यपि अब भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विस्तृत आधार है तथा यह तीव्रता से फैल भी रहा है, परंतु फिर भी इसे विज्ञान के क्षेत्र में विश्व नेता बनने की अपनी क्षमता को कार्यान्वित करने में काफ़ी दूरी तय करनी है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारक लिखिए जो आपके विचार से भारत में विज्ञान के विकास में बाधक रहे हैं। उत्तर, आज भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व में अपना स्थान बना चुका है और उसके पास अपना एक विस्तृत आधार है, चाहे वह मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, रॉकेट, वायु विज्ञान,
परिवहन, रक्षा यंत्र, नाभिकीय विज्ञान, अनुसंधान और बायोटेक्नोलॉजी तथा इंजीनियरिंग कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिससे यह विश्व में आज भी एक मान्य वैज्ञानिक शक्ति नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, विज्ञान प्रबंधन पर नौकरशाही का कब्जा है। नंबर 2, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी में सामंजस्य का अभाव होता है। नंबर 3, भारत में कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी। नंबर 4, वैज्ञानिकों के लिए रोजगार के सीमित अवसरों की उपलब्धि। नंबर 5, इस देश में प्रारंभिक अनुसंधान के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता। प्रश्न नंबर 5, किसी भी भौतिक विज्ञानी ने इलेक्ट्रॉन के कभी भी दर्शन नहीं किए हैं, परंतु फिर भी सभी भौतिक विज्ञानियों का इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व में विश्वास है। कोई बुद्धिमान परंतु अंधविश्वासी व्यक्ति इसी तुल्य रूपता को इस तर्क के साथ आगे बढ़ाता है कि यद्यपि किसी ने देखा नहीं है परंतु भूतों का अस्तित्व है। आप इस तर्क का खंडन किस प्रकार करेंगे? उत्तर, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की मान्यता के आधार पर अनेक घटनाएं घटित होती देखी गई हैं और घटित भी की जा रही हैं। इसके संबंध में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं तथा उनको प्रायोगिक रूप से सिद्ध पाया गया है, किंतु भूत की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए न तो कोई प्रायोगिक प्रमाण मिला है, न ही तत्संबंधी कोई घटना भी अवलोकित हुई है जिससे इसकी उपस्थिति सिद्ध हो सके। यह एक अकेला कल्पना मात्रता अंधविश्वास है। प्रश्न नंबर 6, जापान के एक विशेष समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले केकड़े के कवचों खोल में से अधिकांश समुरी के अणु से चेहरे से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। नीचे इस प्रसिद्ध तथ्य की 2 व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें से आपको कौन सा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण लगता है? नंबर 1, कई शताब्दियों पूर्व किसी भयानक समुद्री दुर्घटना में एक युवा समुरी डूब गया। उसकी बहादुरी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में प्रकृति ने अबोधगम्य ढंगों द्वारा उसके चेहरे को केकड़े के कवचों पर अंकित करके उसे उस क्षेत्र में अमर बना दिया। नंबर 2, समुद्री दुर्घटना के पश्चात उस क्षेत्र के मछुआरों अपने मृत नेता के सम्मान में संध्यावना प्रदर्शन के लिए उस हर केकड़े के कवच को जिसकी आकृति संयोगवश समुरी से मिलती जुलती प्रतीत होती थी उसे वापस समुद्र में फेंक देते थे। परिणाम स्वरूप केकड़े के कवचों की इस प्रकार की विशेष आकृतियां अधिक समय तक विद्यमान रहीं और इसलिए कालांतर में इसी आकृति का अनुवंश जनन हुआ। यह कृत्रिम वर्ण द्वारा विकास का एक उदाहरण है। नोट, यह रोचक उदाहरण कार्ल सागम की पुस्तक दी कॉस्मॉस से लिया गया है। यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि प्राय विलक्षण तथा अबोधगम्य तथ्य जो प्रथम दृष्टि में अलौकिक प्रतीत होते हैं वास्तव में साधारण वैज्ञानिक व्याख्याओं द्वारा स्पष्ट होने योग्य बन जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों पर विचार कीजिए। उत्तर, प्रश्न में दिए गए दोनों कथनों नंबर 1 तथा नंबर 2 में से कथन नंबर 3 प्रेक्षित तथ्य का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने में पर्याप्त रूप से समर्थ है। प्रश्न नंबर 7, 2 शताब्दियों से भी अधिक समय पूर्व इंग्लैंड तथा पश्चिमी यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसकी चिंगारी का कारण कुछ प्रमुख वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी उपलब्धियां थी। यह उपलब्धियां क्या थी? उत्तर, जिन मुख्य उपलब्धियां के कारण औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ है वह निम्न प्रकार से है। नंबर 1, विद्युत की खोज से ऊर्जा प्राप्ति, डायनामो तथा मोटर की रूपरेखा। नंबर 2, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी पर आधारित इंजन का आविष्कार। नंबर 3, हाथ की अपेक्षा कपास से 3000 गुना गति से बिनोले
अलग करने वाली सूती मशीन। नंबर 4, विस्फोटकों की खोज से न केवल सैन्य बलों अपितु खनिज दोहन में भी आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। नंबर 5, लोहे को उच्च श्रेणी के स्टील में बदलने वाली ब्लास्ट भट्ठी। नंबर 6, गुरुत्व के अध्ययन से गोलों, तोपों, बंदूकों से गोली की गति के अध्ययन की खोज। प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम की सूची निम्नवत है। नंबर 1, क्रिश्चियन हाइगैंग। नंबर 2, गैलीलियो गैलीली। नंबर 3, माइकल फैराडे तथा नंबर 4, आइजैक न्यूटन। प्रश्न नंबर 8, प्राय यह कहा जाता है कि संसार अब दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जो समाज में पहली क्रांति की भांति आमूल-चूल परिवर्तन ला देगी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन प्रमुख समकालीन क्षेत्रों की सूची बनाइए जो इस क्रांति के लिए उत्तरदायी है। उत्तर: विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों जो औद्योगिक क्रांति लाने में सक्षम है, उसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लेजर तकनीक, जिसके द्वारा रक्तस्राव के बिना शल्य क्रिया संभव हो सकी है तथा जिसके द्वारा रॉकेट तथा उपग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 2, सुपर कंडक्टरों का निर्माण, जिसके द्वारा कमरे के ताप पर विद्युत शक्ति बिना हानि के प्रेषित की जा सकती है। नंबर 3, कंप्यूटर का बढ़ता हुआ प्रभाव और प्रयोग, जिसने मानव की कार्यकुशलता कई गुनी बढ़ा दी है। नंबर 4, बायोटेक्नोलॉजी का अद्भुत विकास। प्रश्न नंबर 9, 22वीं शताब्दी के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर अपनी निगरानी कल्पनाओं को आधार मानकर लगभग 1000 शब्दों में कोई कथा लिखिए। उत्तर: आज हम सदर देशों की यात्रा वायुयान, रेल मार्ग अथवा मोटर कार द्वारा करते हैं, जो पेट्रोल अथवा डीजल से चलते हैं। 22वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते हम दूर आकाश में स्थित ग्रहों तथा उपग्रहों की यात्रा कर सकेंगे, जिसकी अनुमानित दूरी हजारों प्रकाश वर्ष से भी अधिक है। अनुमान है कि वे यान ईंधन रहित होंगे। आज उपग्रह को स्थापित करने के लिए रॉकेट का प्रयोग आवश्यक है और उसके लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म का होना भी आवश्यक है, किंतु 22वीं शताब्दी के आते आते विज्ञान की प्रगति उस अवस्था तक पहुंच जाएगी कि पृथ्वी से प्रेषित यानों को रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित किया जा सकेगा। यही नहीं, आकाश में भ्रमण करती हुई कार्यशाला भी होगी, जो किसी यान में त्रुटि आने पर उसकी आवश्यक देखभाल और मरम्मत भी कर सकेगी। प्रश्न नंबर 10, विज्ञान के व्यवहार पर अपने नैतिक दृष्टिकोणों को रचने का प्रयास कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप स्वयं किसी संयोगवश ऐसी खोज में लगे हैं जो शैक्षिक दृष्टि से रोचक है, परंतु उसके परिणाम निश्चित रूप से मानव समाज के लिए भयंकर होने के अतिरिक्त कुछ नहीं होंगे। कुछ भी यही ऐसा है जो आप इस दुविधा के हल के लिए क्या करेंगे। उत्तर: वैज्ञानिक का कार्य प्रकृति के सत्य की खोज करना है और उसे फिर प्रकाशन माध्यम में संसार के सामने प्रस्तुत करना है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि एक ही खोज का प्रभाव मानव पर उद्धार और विनाश दोनों के लिए उपयोगी किया जा सकता है। यह बात वैज्ञानिक खोज के व्यावहारिक उपयोग करने वाले पर निर्भर है। यहाँ पर यह बात भी संभव हो सकती है कि जो खोज आज विनाशकारी है वह आगे चलकर लाभकारी भी सिद्ध हो सकती है। यदि मैं एक वैज्ञानिक अन्वेषक हूँ यह और माना कि मैं स्टेम सेल पर कार्य कर रहा हूँ, तो वैज्ञानिक आविष्कारक के रूप में मेरा दायित्व है कि उसके परिणाम समाज के सामने प्रस्तुत करूँ। राजनेता इसका उपयोग एक विशेष मानव जाति के विकास के लिए करते हैं या फिर डॉक्टर इसका उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार के लिए करते हैं, इस बात का ध्यान रखना मेरा कार्य नहीं है। आइंस्टाइन ने E = mc² का सूत्र संसार को दिया, लेकिन
इसका उपयोग हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिराने में होगा, ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा था। आज यह समीकरण संसार में ऊर्जा उत्पादन के कार्य में लाई जा रही है, जो कि मानव कल्याण का कार्य ही है। प्रश्न नंबर 11, किसी भी ज्ञान की भांति विज्ञान का उपयोग भी उपयोग करने वाले पर निर्भर करते हुए अच्छा अथवा बुरा हो सकता है। नीचे विज्ञान के कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं। विशेषकर कौन सा अनुप्रयोग अच्छा है, बुरा है अथवा ऐसा है कि जिसे स्पष्ट रूप से वर्गबद्ध नहीं किया जा सकता, इसके बारे में अपने दृष्टिकोणों को सूचीबद्ध कीजिए। नंबर 1, आम जनता को चेचक के टीके लगाकर इस रोग को दबाना और अत्यंत इस रोग से जनता को मुक्ति दिलाना। भारत में इसे पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है। नंबर 2, निरक्षरता का विनाश करने तथा समाचारों एवं धारणाओं की जनसंचार के लिए टेलीविजन। नंबर 3, जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण। नंबर 4, कार्य दक्षता में वृद्धि के लिए कंप्यूटर। नंबर 5, पृथ्वी के परित कक्षाओं में मानव निर्मित उपग्रहों की स्थापना। नंबर 6, नाभिकीय शस्त्रों का विकास। नंबर 7, रासायनिक तथा जैव युद्ध की नवीन तथा शक्तिशाली तकनीकों का विकास। नंबर 8, पीने के लिए जल का शोधन। नंबर 8। नंबर 9, प्लास्टिक शल्यक्रिया। नंबर 10, क्लोनिंग। उत्तर नंबर 1, उत्तम। भारत देश इस संक्रमण रोग से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। नंबर 2, उत्तम। इसके द्वारा शिक्षा का प्रसार होता है, यह साथ ही मनोरंजन और ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 3, इस ज्ञान का दुरुपयोग संभव है। बहुधा भ्रूण के कन्या होने पर गर्भपात करा दिया जाता है, जो भ्रूण हत्या है और सर्वथा अनुचित थी। नंबर 4, उत्तम। कार्य कुशलता बढ़ती है। नंबर 5, उत्तम। उपग्रह की स्थापना ने संसार व्यवस्था में क्रांति ला दी थी। नंबर 6, अवांछित। यह समूह विनाश का कारण होते हैं तथा इसके प्रयोग से जो विनाश का तांडव होता है उसका न तो अनुमान लगाया जा सकता है न। नंबर 7, इस पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नंबर 8, इसका प्रयोग मानवता के विपरीत है या कहिए अमानवीय है। नंबर 9, श्रेष्ठ। शुद्ध पेयजल मिलने से अनेक रोगों की संभावना समाप्त हो जाती है। नंबर 10, उत्तम। विकृति दूर की जा सकती है। 11, उत्तम। निसंतान दंपति लाभान्वित हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत में गणित, खगोलिकी, भाषा विज्ञान, तर्क तथा नैतिकता में महान विद्वता की एक लंबी एवं अटूट परंपरा रही है। फिर भी इसके साथ एक समांतर हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वासी तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण व परंपराएं फलती फूलती हैं और दुर्भाग्यवश ऐसा अभी भी हो रहा है और बहुत से शिक्षित लोगों में व्याप्त है। इस दृष्टिकोणों का विरोध करने के लिए अपनी रणनीति बनाने में आप अपने विज्ञान के ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करेंगे? उत्तर, भारत में रूढ़िवादिता और अतार्किक कर्मकांड काफ़ी प्रचलित है। इनको समाज से हटाना कोई छोटा सा सुगम मार्ग नहीं है। इन व्यवहारों को जन्म देने वाले कुछ कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समाज के बड़े भाग को शिक्षा से वंचित रखना। नंबर 2, लोगों में विज्ञान के प्रति ज्ञान का अभाव रहना। नंबर 3, शासक तथा भूमि मालिकों का स्वार्थ। नंबर 4, जाति प्रथा। नंबर 5, दूसरों को अज्ञानी रखकर उन पर शासन करने की लालसा रखना। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, विज्ञान प्रदर्शनियाँ आदि के द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी के विकास में लोगों की रुचि को जागृत करके व्यवहार को बदलने में अपने धैर्य की प्राप्ति हो सकती है।
इससे लोग शिक्षित हो सकते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना अति आवश्यक है। यह एक विस्फोटक स्थिति है। इससे लोगों में विज्ञान के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा और विज्ञान के ज्ञान का सदुपयोग होगा। प्रश्न नंबर 13। यद्यपि भारत में स्त्री तथा पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी बहुत से लोग महिलाओं की स्वाभाविक प्राकृतिक क्षमता बुद्धिमत्ता के बारे में अवैज्ञानिक विचार रखते हैं तथा व्यवहार में उन्हें गुण महत्व तथा भूमिका देते हैं। वैज्ञानिक तर्क तथा विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में महान महिलाओं का उदाहरण देकर इन विचारों को धाराशाही कीजिए तथा अपने को स्वयं तथा दूसरों को भी समझाइए कि समान अवसर दिए जाने पर महिलाएं पुरुषों की समकक्ष होती हैं। उत्तर। जन्म से पूर्व तथा जन्म के पश्चात आहार के पोषक तत्वों का एक बड़ा भाग मानव मस्तिष्क के विकास में योगदान करता है। यह मानव मस्तिष्क स्त्री अथवा पुरुष किसी का भी हो सकता है। यदि हम स्त्रियों के प्राचीन इतिहास तथा वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें तो हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति सदैव सम्मानजनक रही है तथा उन्होंने अनेक उत्कृष्ट कार्य किए हैं। वे प्रत्येक कार्य में सक्षम है तथा किसी भी दशा में पुरुषों से कम नहीं है। जब कभी भी स्त्रियों को अवसर प्राप्त हुआ है, आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सती अनुसुईया, महर्षि अत्रि की पत्नी रानी कर्मावती, नूरजहां, श्रीमती सरोजिनी नायडू, मैडम क्यूरी, कल्पना चावला, मार्गरेट थैचर, श्रीमती भंडारा नाइके, इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल, श्रीमती संतोष यादव आदि अनेक नाम स्त्रियों के स्वर्णित इतिहास का वर्णन करते हैं। आज के समय में सानिया मिर्जा का नाम भी स्त्री जगत में शीर्ष स्थान पर है। इन स्त्रियों को अवसर प्राप्त हुआ है तथा इन्होंने अपनी अपूर्व क्षमता का परिचय दिया। आज भारत सरकार ने रक्षा सेवाओं के द्वारा भी स्त्रियों के लिए खोल दिए हैं तथा वहां भी स्त्रियों ने अपनी कार्य दक्षता सिद्ध कर दी है। अतः यह सत्य है कि समान अवसर दिए जाने पर महिलाएं पुरुषों के समकक्ष होती हैं। प्रश्न नंबर 14। भौतिकी के समीकरणों में सुंदरता होना उनका प्रयोगों के साथ सहमत होने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह मत महान ब्रिटिश वैज्ञानिक P.A.M. डिरेंग का था। यह इस दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए। इस पुस्तक में ऐसे संबंधों तथा समीकरणों को खोजिए जो आपको सुंदर लगते हैं। उत्तर। यह कथन असत्य नहीं है। भौतिक के समीकरण प्रयोगों से मिलने चाहिए तथा साथ ही सरल और सुंदर भी होने चाहिए। आइंस्टाइन का समीकरण E बराबर mc² एक ऐसा ही समीकरण है जो बहुत सुंदर और याद करने में सरल है, लेकिन इस समीकरण ने 20वीं शताब्दी में विज्ञान एवं समाज का चेहरा ही बदल दिया। दूसरा समीकरण F बराबर G है जो कि सामान्य एवं सुंदर है। एक दी गई स्थिति में इस समीकरण ने खगोल विज्ञान की समझ में ही आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। भौतिकी में कुछ अन्य ऐसे ही समीकरण निम्नवत हैं। F बराबर mg, E बराबर 1/2 mv², P बराबर mv, E बराबर hv तथा स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। प्रश्न नंबर 15। यद्यपि उपयुक्त प्रकथन विवादास्पद हो सकता है, परंतु अधिकांश भौतिक विज्ञानियों का यह मत है कि भौतिक के महान नियम एक ही साथ सरल एवं सुंदर होते हैं। डिरेक के अतिरिक्त जिन सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिकों
विज्ञानियों ने ऐसा अनुभव किया। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है: आइंस्टाइन, बोर, हाइजेनबर्ग, चंद्रशेखर तथा फाइनमैन। आपसे अनुरोध है कि आप भौतिकी के इन विद्वानों तथा अन्य महानायकों द्वारा रचित सामान्य पुस्तकों एवं लेखों तक पहुँचने के लिए विशेष प्रयास अवश्य करें। इस पुस्तक के अंत में दी गई ग्रंथ सूची देखिए। इसके लेख समुचित प्रेरक है। उत्तर: क्रमांक, नाम, प्रमुख योगदान, आविष्कार, मूल देश। नंबर 1, आर्किमेडीज। प्रमुख योगदान: उत्प्लावकता का नियम, उत्तोलक का नियम, यूनान। नंबर 2, गैलीलियो गैलीली, जड़त्व का नियम, इटली। नंबर 3, क्रिश्चियन हाइगेंस, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, हार्लैंड। नंबर 4, आइजक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, परावर्ती दूरदर्शक, इंग्लैंड। नंबर 5, माइकल फैराडे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, इंग्लैंड। नंबर 6, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, प्रकाश एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग, इंग्लैंड। नंबर 7, हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जर्मनी। नंबर 8, जगदीश चंद्र बोस, अति लघु रेडियो तरंगे, भारत। नंबर 9, डब्ल्यू के राजन, एक्स किरणें, जर्मनी। नंबर 10, जे जे थॉमसन, इंग्लैंड, इलेक्ट्रॉन, इंग्लैंड। नंबर 11, मेरी स्क्लोडोस्का क्यूरी, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता का अध्ययन, पोलैंड। नंबर 12, अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रकाश वैद्युत नियम, अपेक्षिकता का सिद्धांत, जर्मनी। नंबर 13, विक्टर फ्रांसिस हैस, कॉस्मिक विकिरण, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 14, आर ए मिलिकन, इलेक्ट्रॉन आवेश की माप, अमेरिका। नंबर 15, अर्नस्ट रदरफोर्ड, परमाणु का नाभिकीय निर्देश, न्यूजीलैंड। नंबर 16, नील बोर, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश, डेनमार्क। नंबर 17, चंद्रशेखर वेक्टरमय, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यक्ष प्रकीर्णन, भारत। नंबर 18, लुईस विक्टर दे ब्रागली, द्रव्य की तरंग प्रकृति, फ्रांस। नंबर 19, मेघनाथ साहा, तापिक आयन, भारत। नंबर 20, सत्येंद्रनाथ बोस, क्वांटम सांख्यिकी, भारत। नंबर 21, वुल्फगांग पाउली, अपवर्जन नियम, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 22, एनरिको फर्मी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, इटली। नंबर 23, वर्नर हाइजेनबर्ग, क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चयता सिद्धांत, जर्मनी। नंबर 24, पॉल डिरेक, अपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, क्वांटम सांख्यिकी, इंग्लैंड। नंबर 25, एडविन ह्यूबल, प्रसारी विश्व, अमेरिका। नंबर 26, अर्नस्ट ओरलैंडो साइक्लोट्रॉन, अमेरिका। लॉरेंस। नंबर 27, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन, इंग्लैंड। हिडेकी युकावा, नाभिकीय बलों का सिद्धांत, जापान। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, कॉस्मिक विकिरण का सोपानी
प्रक्रम भारत। नंबर 30 लेव डेविडोविक लोंडो संघनी द्रव्य सिद्धांत द्रव्य हीलियम रूस। नंबर 31 यस चंद्रशेखर चंद्रशेखर सीमा तारों की रचना तथा विकास भारत। नंबर 32 जॉन बार्डीन ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत अमेरिका। नंबर 33 सी एच टाउन्स मेसर लेसर अमेरिका। नंबर 34 अब्दुल सलाम दुर्लभता विद्युत चुंबकीय अनियन क्रियाओं का एकीकरण पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 16 विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें आपके मन में यह गलत धारणा उत्पन्न कर सकती हैं कि विज्ञान पढ़ना सूक्ष्म तथा पूर्णतः अत्यंत गंभीर है। यह वैज्ञानिक भूल कंकड़ अंतर्मुखी कभी न हंसने वाले अथवा खीसे निकालने वाले व्यक्ति होते हैं। विज्ञान तथा वैज्ञानिकों का यह चित्रण पूर्णतः आधारहीन है। अन्य समुदाय के मनुष्यों की भांति वैज्ञानिक भी विनोदी होते हैं तथा बहुत से वैज्ञानिकों ने तो अपने वैज्ञानिक कार्यों को गंभीरता से पूरा करते हुए अत्यंत विनोदी प्रकृति के साथ साहसी कार्य करके अपना जीवन व्यतीत किया है। गेमो तथा फाइनमैन इसी शैली के दो भौतिक विज्ञानी हैं। ग्रंथ सूची में उनके द्वारा रचित पुस्तकों को पढ़ने में आपको आनंद प्राप्त होगा। उत्तर फाइनमैन तथा गेमो द्वारा रचित इन पुस्तकों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आर.पी. फाइनमैन द्वारा रचित बेंटर बुक्स 1986। नंबर 2 जी गेमो द्वारा रचित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1987। उपयुक्त पुस्तकों को पढ़ने पर ज्ञान होता है कि वैज्ञानिक भी अन्य समुदाय के मनुष्यों की भांति ही विनोदी होते हैं। विज्ञान विषय पढ़ना सूक्ष्म तथा पूर्णतः गंभीर नहीं है, यद्यपि इसका अध्ययन हम रुचि पूर्वक तथ्यों को भली भांति समझकर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।